हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर। आइए आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं और ये आपका अकबर से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। जैसे कि आपका मेडोल इंडिया का सीरीज हम लोग लेकर चल रहे थे, कुछ लाइव क्लास भी दिए थे आप लोग का और कुछ वीडियो बनाए थे भी। तो आज वीडियो ही है। अकबर का पिता का नाम आप सभी को पता है हुमायूं है ना। इनका माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का पिता का नाम पूछे तो क्या बताएंगे? हुमायूं। माता का नाम पूछे क्या बताएंगे? हमीदा बानो बेगम। अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन, इंपॉर्टेंट है। अकबर का बचपन का नाम क्या है? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन जब 5 वर्ष का ही था तब उसके पिता ने उसके 2 शिक्षक नियुक्त किया था। एक का नाम था पीर मोहम्मद और दूसरा का नाम था बैरम खां। लेकिन इनके पिता ने 2 शिक्षक नियुक्त किए, लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इनकी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। किनको? अकबर का। इसलिए जब ये 9 वर्ष की अवस्था में थे, जब ये 9 वर्ष के थे, उस 1551 ईस्वी में यह गजनी और लाहौर का राजपाल का पद पर नियुक्त हो गए। यानी कि जब अकबर 9 वर्ष की अवस्था में था तो कहां का राजपाल बन गया था भाई? तो वह गजनी और लाहौर की राजपाल नियुक्त हुए थे। 1556 में युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध। आप सभी को पता है कि जब मुगल डायनेस्टी खत्म हो गया था सूर्यवंश के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, तो फिर से हुमायूं ने इसी सरहिंद के युद्ध में विजयी करके और फिर से यहाँ पे मुगलों का स्थापना किया था। तो 1556 में एक युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध। और जैसे सरहिंद का युद्ध का श्रेय जो है हुमायूं ने पूरा के पूरा श्रेय किसको दे दिया? अकबर को दे दिया। अब यहाँ पे याद रखना है सरहिंद का युद्ध हुआ 1556 में। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गया था। और जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गया तो बदरुद्दीन जो है उस समय कितना वर्ष का था? 13 वर्ष का था। और वहां पे काफी युद्ध वगैरह हो रहे थे। तो पानीपत का इसी समय दूसरा युद्ध हुआ था। तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा पानीपत का एक हुआ था प्रथम युद्ध और एक हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध के बारे में बस आपको कुछ नहीं याद रखना, थोड़ा सा याद रखिएगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध हेमू कौन था? तो शेरशाह सूरी यानी सूर्यवंश का अंतिम शासक था आदिल शाह सूरी। इनका सेनापति हेमू था। इनका हेमचंद्र या विक्रमादित्य भी इसको उपाधि थे और यह 14वें विक्रमादित्य की उपाधि लिया था हेमू। अब यह 22 युद्धों का जीतने का श्रेय था और सबसे बड़ी मध्यकालीन काल का हिंदू शासक था। और इससे और अकबर उस समय बहुत छोटा था, तो उनका संरक्षक का काम कौन कर रहा था? बैरम खां। अकबर का संरक्षण का काम कौन कर रहा था? बैरम खां। इसी के बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका अकबर साइड ऑफ में था, बैरम खां मेन इस युद्ध को लड़ रहा था। बैरम खां जीत गया, यानी कि अकबर जीत गया और अकबर को बैरम खां ने सिंहासन पर बैठा दिया। उस समय इनका जब राज्याभिषेक हुआ था तो अकबर कितना साल का था? तो अकबर टोटली 30 ईयर्स यानी कि 13 ईयर्स 13 वर्ष का था। और 13 वर्ष की ही अवस्था में अकबर को किस पर बैठा दिया? गद्दी पर बैठा दिया। तो पानीपत का कौन सा युद्ध के बाद अकबर गद्दी पर बैठते हैं? तो याद रखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? बाबर। तो अब यहाँ पे 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण के काल कहा जाता है। यानी 1556 से 1560 तक अकबर किसकी बात मान रहे थे? बैरम खां की बात मान रहे। इसलिए बैरम खां के संरक्षण का काल कब से कब, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैरम खां के संरक्षण के काल कब से कब तक है, तो सिंपली आपको बताना है कि बैरम खां का जो संरक्षण का काल है वह 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक। लेकिन जब तक बैरम खां अकबर के संरक्षक में, अकबर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। अकबर आराम से जीवन जी रहे थे, आराम से शासन कर रहे थे। बैरम खां ऐसा महान संरक्षक इनके साथ में था। और जब बैरम खां ऐसे महान संरक्षक इसमें साथ में था, बैरम खां खुद प्रधानमंत्री था, बैरम खां खुद वजीर का पद पर नियुक्त था। लेकिन 1560 में एक युद्ध होता है
तिलवाड़ा का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा युद्ध भाई? तिलवाड़ा का युद्ध। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कि तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो आपको सिंपल याद रखना है तिलवाड़ा का युद्ध होता है 1560 ईस्वी में। किसका युद्ध? तिलवाड़ा का। कब हुआ? 1560 में। अब यह तिलवाड़ा का युद्ध जो 1560 ईस्वी में हुआ, यह एक इंपॉर्टेंट यह भी है कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ, यानी कि तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1560 में। किसके किसके बीच हुआ, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, यह बैरम खां और अकबर के बीच लड़ा गया युद्ध था। तो बैरम खां और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है तिलवाड़ा का युद्ध। अब यहाँ पे तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बैरम खां और अकबर के बीच। बैरम खां और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया भाई? तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। अब यहाँ पे तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1560 में। इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है तिलवाड़ा का युद्ध, तो सिंपल याद रखना है तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 में। बैरम खां और अकबर, वही बैरम खां इनका संरक्षक आपस में लड़ गए। अब यहाँ पे बैरम खां और अकबर के बीच जब तिलवाड़ा का युद्ध होती है, इधर तो आप सभी रिपीट कर लिए होंगे, तो यह तिलवाड़ा का युद्ध जो है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किन के बीच, तो सिंपली से आपको याद रखना है कि यह युद्ध हुआ था बैरम खां और अकबर के बीच। इसमें से आपका अकबर और बैरम खां के बीच पूरी तरह से युद्ध लड़ा गया था। इसमें से अकबर ने बैरम खां को 3 बातों मानने के लिए कह दिया। तो तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था अकबर के बीच और बैरम खां के बीच। अब यहाँ पे याद रखिएगा अकबर ने बैरम खां को 3 बात मानने के लिए कह दिया। कितना बात भाई? 3 बात। पहला बात किया युद्ध में जो आपका तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, दोनों के बीच जब ये हुआ, तो अब यहाँ पे दोनों में से आपकी यह बात कहने की बात हुआ कि या तो आप दिल्ली छोड़कर चंदेरी तथा कालपी का सूबेदार लीजिए। दिल्ली छोड़कर चंदेरी तथा कालपी का सूबेदार के पद पर आप आ जाइए। अब यहाँ पे पहला बात अकबर ने कह दिया बैरम खां को, या तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए, या तो कालपी का सूबेदार बन जाए, या चंदेरी का, या दरबार में अकबर का सलाहकार बनिए। मतलब प्रधानमंत्री के पद पर आपको नहीं रहना है। दरबार में अकबर का क्या बन जाइए? सलाहकार बन जाइए। अकबर का क्या बनने की बात बोला? सलाहकार। तथा तीसरा है या तो आप हज की यात्रा पर चले जाइए। यह 3 बात अकबर ने अपने इतने अच्छे संरक्षक बैरम खां को कह दिया। बैरम खां को बड़ा टेंशन हुआ क्योंकि अकबर को बच्चा की तरफ पोसा पाला था बैरम खां ने, और जिसको आप बच्चा की तरफ पोसिए पालिएगा और ऐसे बात कहेंगे, थोड़ी सी तो परेशानियां हो सकती है। बैरम खां ने कहा कि अब क्यों आपके चंदेरी कालपी का हम सूबेदार बने, क्यों आपके दरबार में हम सलाहकार, आप एक अच्छी बात बोले साहब, हज की यात्रा पर हम चले जाते हैं। और बैरम खां ने यह निर्णय लिया कि कहाँ चले जाने की? हज की यात्रा पर। और जब हज की यात्रा पर गए तब यहाँ पे कुछ लोगों ने बैरम खां की क्या कर देती है? हत्या कर देती है। क्यों बैरम खां की हत्या? क्योंकि बैरम खां जब अकबर के साथ था तो कई युद्धों में लड़ा था और इनको अफगानों ने हत्या कर दी। रास्ते में ही अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दिया। जैसी बैरम खां की आपका मृत्यु हो गया तिलवाड़ा का युद्ध के दौरान, तिलवाड़ा के युद्ध के बाद जो बातें मानने की कहा गया था उसमें से, तब अकबर अब जो है 1556 से लेकर 62 ईस्वी तक एक स्त्री, उनकी 2.5 माह हुआ करते थे, उनका नाम था महाम अनगा। और अकबर का प्रशासन अब कौन देखने लगे? महाम अनगा। इसलिए 1560 से 62 तक को पर्दा शासन, पेटीकोट की सरकार या स्त्री शासन भी कहा जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि पेटीकोट या स्त्री शासन या पर्दा शासन कब से कब, 1560 से लेकर 1562 ईस्वी के शासन काल को कहा जाता है। अब यहाँ पे याद रखना है महाम अनगा का एक पुत्र हुआ करता था जिनका काफी आधम खां नाम था, और उनका इस शहर में काफी क्रूरता बढ़ गए थे। तो आधम खां को
अकबर ने फांसी की सजा पर सुना दी, मृत्यु दंड दिया था, तब महाम अनगा जो है इनके रुचि रखना बंद कर दिए थे। तो याद रखना है महाम अनगा कब से कब तक, 1560 से 1562 तक। इसे क्या कहते हैं दोस्त, पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्त्री शासन। अब यहाँ पे अकबर ने क्या किया, इतने करने के बाद अकबर ने जब 1560 ईस्वी के बाद बाहर निकला तो पता चला कि अब हमें स्त्री के भी मतलब स्त्री शासन में भी हमें लोग संज्ञा दे दी। इससे बढ़िया बैरम खां था। बैरम खां के जाने के बाद अकबर का प्रधानमंत्री खूब बदल रहे थे, यानी कि अकबर की पीएम का पद खाली जा रहा था, एक से एक प्रधानमंत्री कोई टिक नहीं रहे थे। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि अब यहाँ पे हुआ घटना क्या कि इतनी जो स्त्री शासन हुए, महाम अनगा का जिसका पुत्र था आजम खां को मृत्यु दंड दिया, महाम अनगा भी अलग हो गए। इतने सारे दिन स्त्री की बात पर रहे, हराम की स्त्रियों के चक्र में अकबर साहब रहे। लेकिन अब अकबर को लगा कि नहीं, अब हमें होश हो गया है, अब हम बड़ा हो गए हैं और हमें खुद शासन करना चाहिए। तब जाकर अकबर ने अब अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सपना देखने लगे। यानी कि अब अकबर के माइंड में चला कि क्यों ना हिंदुस्तान को अखिल भारतीय साम्राज्य बनाए। तो अकबर ने अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए दो नीतियां अपनाई। पहला नीति का नाम था युद्ध का नीति और दूसरा का नाम था जल कल्याण। यानी कि अकबर ने अखिल भारतीय साम्राज्य का जो निर्माण करना चाहते थे, वह अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण करने के लिए इन्होंने कितना नीतियों का पालन किया, तो सभी को याद रखना है, दो नीति का पालन किया। कितना नीति का भाई, दो नीति का। तो अब यहाँ पे अकबर क्या सपना देख रहे हैं, तो अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सपना देखते हैं। अखिल भारतीय साम्राज्य यानी कि ऐसा साम्राज्य जो कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर शासन करे, और ऐसा साम्राज्य बनाने के लिए अकबर ने दो नीति अपनाए। यह नीति एग्जाम में कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। पहला युद्ध तथा समझौता का नीति, यानी पहला जो है या तो आप युद्ध कर लीजिए, युद्ध एवं समझौता का नीति, युद्ध एवं समझौता का नीति। तो पहला नीति का नाम था युद्ध एवं समझौता का नीति, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट नीति था वह जन कल्याण एवं संस्कृति का नीति, यानी जन कल्याण तथा संस्कृति का नीति। अब यहाँ पे जन कल्याण भी कर सकते हैं तथा संस्कृति का नीति भी इन्होंने अपनाया। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट है। पहला जो है आपका युद्ध एवं समझौता, यानी कि युद्ध करना है और समझौता भी करना है। इसी के दौरान 1562 ईस्वी में, या आपका उससे पहले, थोड़ा सा चित्र की तरफ करिएगा, है ना, उससे पहले आप देखिए कि 1561 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। ये मालवा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। थोड़े से चित्र के बारे में हम बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अकबर का जन्म के बारे में बताते हैं। राजस्थान में जगह है अमरकोट, वहां का राजा था बिरसाल, और उन्हीं का महल में एक गुरु हुआ करते थे मीर अली अकबर। क्या नाम था गुरु का, मीर अली अकबर। और यही मीर अली अकबर की पुत्री का नाम था हमीदा बानो, और इसी पुत्री से आपका हमीदा बानो की पुत्री से हुमायूं का विवाह हुआ था। कब, जब हिंदुस्तान पर सूरबंद चल रहा था, तभी चले गए थे तब। और 15 अक्टूबर 1542 में अकबर की जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में। अब कहा भाई, अमरकोट में। अमरकोट का कौन महल में, बिरसाल की महल। राजा का नाम क्या था, मीर अली अकबर। इनकी पुत्री का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। और इन्हीं का गोद से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अब अकबर साहब ने पहला आक्रमण, अकबर साहब ने फर्स्ट अटैक कहां करते हैं, मालवा के शासक 1561 ईस्वी में। यह इनका पहला आक्रमण था। इंपोर्टेंट है कि अकबर का पहला आक्रमण 1561 में मालवा का शासक बाज बहादुर, मालवा का नाम क्या है, बाज बहादुर, और इनकी पत्नी का नाम था रूपमती। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि मालवा का शासक बाज बहादुर और उनके पत्नी जो रूपमती है, वो दोनों संगीत का बहुत ज्यादा प्रेमी थे। संगीत का क्या थे भाई, प्रेमी थे। अब यहाँ पे उसके बाद दूसरा अटैक जो करते हैं वो राजस्थान के जयपुर 61-62 में, 1561-62 में आमेर में। उस समय अकबर ने एक दरगाह पर जाता, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की यात्रा पर गए थे। उसी समय रास्ता में शासक भारमल की पुत्री थी। किनकी पुत्री, भारमल की। भारमल जो शासक थे
कहाँ शासक? जयपुर आमेर के शासक भारमल थे। और जब उनके यहाँ गए तो भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी अकबर ने खुद कहा कि हम आपके कब्जे में हैं, मतलब हम आपके अंडर में काम कर सकते, अधीनता स्वीकार कर लिया। भारमल की पुत्री थी मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी, जो कि प्रसिद्ध इतिहास में हरखा बाई के नाम से, किसके नाम से भाई? हरखा बाई के नाम से। और मरियम उज जमानी और अकबर के बीच दोनों आपस में निकाह कर लिए। और इसी अकबर थी ने जो भारमल का पुत्र था भगवान दास और एक पुत्र का नाम था मोहन सिंह, उनको बाद में उच्च दरबार में पद पर रख लिए थे। और ये ब्याह हुआ था राजस्थान के सांभर नामक जगह पर। तो ब्याह कहाँ हुआ था? राजस्थान के सांभर नामक जगह पे। तो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गए थे। वहां के राजस्थान के शासक उस समय थे जयपुर आमेर का भारमल। भारमल ने अकबर के दिन का स्वीकार कर लिया था। उनकी पुत्री मरियम उज जवानी हरखा बाई से उनका ब्याह हो गया। अब जब इनके विवाह हो गए 1561-62 में, तब थोड़ी सी अकबर ने और अभियान करना शुरू कर दिया। 1562 में मेड़ता विजय किया था, मेड़ता पर अभियान किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि 1562 में कहाँ अभियान किया था? मेड़ता अभियान। मेड़ता अभियान कब किया? 1562 में। वहां का शासक थे उदय सिंह। क्या नाम था भाई? उदय सिंह। उसी प्रकार से गोंडवाना अभियान, गोंडवाना अभियान में किया था 1564 में। और वहां का उस समय रूलर हुआ करता था, शासक हुआ करता था संग्राम सिंह। नाम बोले, क्या नाम था उनका? संग्राम सिंह। और 1566 में मेवाड़, और मेवाड़ ये मेड़ता है दोस्त, और ये मेवाड़ है। और मेवाड़ जो चित्तौड़ जिसकी राजधानी हुआ करता था, यहाँ का शासक का नाम था राणा उदय सिंह। यहाँ सिर्फ उदय सिंह है, यहाँ राणा उदय सिंह है। 1569 में रणथंभौर अभियान किया था। वहां का शासक था सुरजन राय। क्या नाम था? सुरजन राय। 1570 में कालिंजर अभियान, रामचंद्र वहां का शासक उसमें रूलर हुआ करता था। 1572 में गुजरात विजय किया था इब्राहिम मिर्जा। ये काफी इंपॉर्टेंट है 1572, उनकी चर्चा हम वहां करेंगे। इब्राहिम मिर्जा। बिहार एवं बंगाल पर 1574-76 में, और यहाँ शासक था दाऊद खां। और कश्मीर विजय 1586 में, और यहाँ का शासक हुआ यूसुफ खां। क्या नाम था? यूसुफ खां। अब यहाँ पे याद रखिएगा 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा। अभी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले सबसे पहला शासक का नाम क्या था? अकबर। अकबर ने कौन प्रथा पर? दास प्रथा पर। दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया? अकबर ने। उसके बाद 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा के इतिहास हम पढ़ा चुके हैं दोस्त, तो आप पूरे वीडियो देखिए। सती प्रथा का 1563 में, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1563 में। जजिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था 1564 में। और तभी जाकर अकबर का उपाधि मिला था जलालुद्दीन। तब यही बदरुद्दीन जो कहलाया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहले इनको मोहम्मद अकबर के नाम से, लेकिन फिर से क्या हुआ? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब यहाँ पे अकबर ने एक धर्म अपनाया था, सूह ए कुल की नीति। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सूह ए कुल की नीति। अब यहाँ पे सूह ए कुल की नीति के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह सूह ए कुल की नीति क्या होते थे सर? यानी सूफी संत का सुरक्षा देने का काम जो अकबर कर रहे थे। सूफी संत का जो सुरक्षा देने का काम कौन कर रहे थे? अकबर कर रहे थे। यही नीति क्या कहलाया? यही नीति जो कहलाया था सूह ए कुल की नीति कहलाया। सूह ए कुल की नीति बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सूह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। आप सभी जानते हैं कि अकबर की जो है सूह ए कुल की नीति अपनाया था। अकबर के शासन काल में एक उनके गुरु रहा करते थे अकबर के फतेहपुर सिकरी में। उनका गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर के गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो याद रखना है, फतेहपुर सिकरी जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्त? उत्तर प्रदेश में। तो अब यहाँ पे फतेहपुर सिकरी की जब बात आती है तो याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी जो है यूपी में है। अब यहाँ पे फतेहपुर सिकरी कहाँ है? यूपी में। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हम करवा रहे हैं कि फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, यहाँ अकबर का गुरु रहा करता था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। अब यही इनका गुरु था शेख सलीम चिश्ती। किनका गुरु था? अकबर का गुरु था शेख सलीम चिश्ती। उसी के बीच 1569 में अकबर का पुत्र का जन्म हुआ था। अकबर का पुत्र
और इन्हीं गुरु के नाम से अकबर ने अपना पुत्र का नाम सलीम, और यह सलीम बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। एक बात याद रखिएगा, गुरु का नाम था मीर अली अकबर और इन्हीं का पुत्र हमीदा बानो पुत्री, इनका से पुत्र अकबर का जन्म हुआ, मतलब कि यह भी गुरु का नाम था, इनका भी नाम किसका नाम पर रखा है? गुरु का नाम पर। अब यहाँ पे बता रहे थे 1572 में गुजरात अभियान हुआ था। जब 1572 ईस्वी में गुजरात पर अभियान किए थे, ये आपका गुजरात पर अभियान किए थे अकबर ने 1572 ईस्वी में। उस समय पहला बार गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों को देखा और समुद्र को देखा। मतलब कि समुद्र के जानकारी इसको नहीं था, समुद्र को अभी तक अकबर नहीं देखा था। लेकिन जब गुजरात अभियान करने के लिए यहीं पे आए होंगे, और जब गुजरात अभियान करने के लिए यहीं पे आए होंगे, तो उस समय हमारे की यहाँ पुर्तगाली कंपनी आ चुका था, और एक के पूरा एरिया किस सागर का? अरब सागर का है। तो गुजरात अभियान के दौरान 1572 ईस्वी में अकबर ने समुद्र और पुर्तगालियों से मिला। अब यहाँ पे पुर्तगालियों से और समुद्र, जब गुजरात अभियान करके आता तो 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? 1573 ईस्वी में। कहाँ हुआ? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन दरवाजा का निर्माण? बुलंद दरवाजा का निर्माण। अब यही फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, और इन्होंने राजधानी आगरा से कहां लेके चला गया? फतेहपुर सीकरी। तो इंपॉर्टेंट है कि आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी किसने ले गया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में कुछ निर्माण कार्य करवाया। सबसे पहला निर्माण का इबादत खाना, तो इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कहां? फतेहपुर सीकरी। उसके बाद पंचमहल, पंचमहल कहां है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनाया? अकबर ने। फिर है मरियम महल, मरियम महल किसने भाई? तो मरियम उज्जवानी के नाम से मरियम महल, ये भी किसने बनवाया? अकबर ने। यह भी कहाँ है? तो ये भी फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनाया? अकबर ने। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। और कुछ किला का निर्माण किया था, आगरा किला, इलाहाबाद किला, लाहौर किला। ये 3 किला का निर्माण अकबर ने करता है। इंपॉर्टेंट है, आगरा किला, इलाहाबाद किला, लाहौर किला। एक बार दोस्त थोड़ी सी आप लोग रिपीट करिएगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इस सारे किला का निर्माण किसने करवाते हैं? अकबर ने करवाते हैं। फिर से एक बार इसको बात को रिपीट करते हैं। 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध, 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, 1564 में जजिया और तीर्थकर को समाप्त किया, और उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का उपाधि लिया। सुएकुल की नीति अपनाए। 1572 में गुजरात अभियान के दौरान समुद्र को देखा था, पुर्तगालियों से मिला था। 73 में फतेहपुर सीकरी के में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया। फतेहपुर सीकरी में आपका 4 से 5 बात याद रखना है। इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, और किला भी को निर्माण किया था, आगरा किला, इलाहाबाद, लाहौर का किला। अब यहाँ पे अकबर में सबसे पहले इतने होने के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। अब यहाँ पे याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध क्या है सर? तो सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, एक तो अकबर साहब थे और दूसरा था आपका महाराणा प्रताप। तो अब यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अकबर के बीच हुआ था और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर के बारे में तो सबको पता है, लेकिन सर ये महाराणा प्रताप एक नया शब्द आया है। महाराणा प्रताप कोई दूसरा नहीं है, यह आपका मेवाड़ का शासक है जिसकी राजधानी चित्तौड़ थे। उदय सिंह भी हम बताए थे, उन्हीं का पुत्र महाराणा प्रताप है। तो यह मेवाड़ के शासक जिनकी राजधानी कहाँ है दोस्त? चित्तौड़। चित्तौड़। और उनका
उस समय शासक था उदय सिंह, और उदय सिंह का ही पुत्र कौन हुए? महाराणा प्रताप। कहा कौन भाई? महाराणा प्रताप, जो अरावली पर्वत के निकट ही युद्ध लड़ रहे थे। और यह महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप सिंह लिखते हैं इनका पूरा नाम, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया था कुंभलगढ़, राजधानी कहां बनाया था? कुंभलगढ़। अब याद रखना, राजधानी बनाया था कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप जो है वो अरावली पर्वत के निकट रहकर भी युद्ध को लड़ा था। अकबर का उसमें सेनापति थे मान सिंह। इनका सेनापति इधर से लड़े थे, जो सेनापति का नाम था मान सिंह। किनका सेनापति? अकबर का सेनापति। और यह अकबर का प्रतापी सेनापति मान सिंह थे। तो युद्ध को अकबर का प्रतापी सेनापति कौन लड़े थे? मान सिंह के द्वारा। और यही युद्ध कहलाता है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है दोस्त? हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप ने यह युद्ध को, ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे, पर यह युद्ध को महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर लड़ाई किया। और जब जंगलों में रहकर जब युद्ध होते हैं तो इतिहासकार ने इसे कहा गोरिल्ला युद्ध। कौन सा युद्ध? अब एक नया टर्म आ चुका आप लोग के लिए कि सर एक गोरिल्ला युद्ध क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब जंगलों में रहकर युद्ध जारी होता है, युद्ध लड़ा जाता है, तो वैसे युद्ध को कहा जाता है गोरिल्ला युद्ध। और यहाँ पे इसको इतिहासकार स्मिथ ने युद्ध को गोरिल्ला युद्ध का संज्ञा दिया था, है ना, अनुसार महाराणा प्रताप। अब यहाँ पे स्मिथ जो इतिहासकार है, इनके अनुसार महाराणा प्रताप देशभक्त थे, है ना। क्या थे भाई? देशभक्त, क्योंकि यह हमारे के लड़े थे, जंगलों में रहकर लड़ाई किए थे। तो अगर गोरिल्ला युद्ध कहा जाए, तो अगर गोरिल्ला युद्ध के बारे में जब कहा जाए कि विश्व में गोरिल्ला युद्ध का जनक कौन है, तो विश्व में गोरिल्ला युद्ध का जनक जो है उसका नाम था मलिक अंबर। क्योंकि गोरिल्ला युद्ध सबसे पहले मलिक अंबर ने शुरू किया था। लेकिन भारत में गोरिल्ला युद्ध का जनक क्वेश्चन पूछे तो भारत में गोरिल्ला युद्ध का जनक हम किसको बोलेंगे? महाराणा प्रताप सिंह को। बोले किसको बोलेंगे भाई? महाराणा प्रताप सिंह को। महाराणा प्रताप सिंह जो आगे चलकर औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी भी अपनाएंगे। औरंगजेब में जो मराठा पढ़ेंगे हम लोग, तो शिवाजी भी अपनाएंगे हल्दी घाटी। ये आपको गोरिल्ला का युद्ध के बारे में इतनी सारी चीजों की बात इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। अकबर के सेनापति प्रताप सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह से क्वेश्चन बनते हैं, यह भारत में गोरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। इसका ये उदय सिंह का पुत्र था, राजधानी कुंभलगढ़। और विश्व में गोरिल्ला युद्ध किसका जनक किसे कहते हैं? तो विश्व में गोरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है आपका किसको भाई? मलिक अंबर को। और यह अपना युद्ध गोरिल्ला युद्ध महाराणा प्रताप कौन पर्वत? तो अरावली पर्वत। इतिहासकार ने किसने कहा इसको देशभक्त की संज्ञा दिया है? देशभक्ति उसका अपराध था। इनके अनुसार कहा गया कि देशभक्ति इसका अपराध है, देशभक्त किए थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिए थे? अपराध कर दिए थे। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें कुछ और बातें हमको याद रखना है जो कि काफी जरूरतमंद है और इसको याद रखना ही सब पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक और दो काम किए। 1577 में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु, बहुत जल्द हम सिख का ही वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों को, जब तक वीडियो में बने रहेंगे। 1577 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु, तो पहला तो इंपॉर्टेंट है कि सिखों के चौथे गुरु का नाम क्या है? तो चौथे गुरु जो है सिखे के चौथे गुरु, तो सिख के चौथे गुरु जो पहला इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, उनका नाम है गुरु रामदास। और ये गुरु रामदास को ध्यान सुनिएगा, गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। कितना बीघा? 500 बीघा जमीन। किसको? गुरु रामदास को। कौन भाई? अकबर ने। और यह उपहार में दिया। तो गुरु रामदास ने एक नई शहर बनाने की स्थापना की। वह शहर का नाम था रामदासपुर नगर, रामदास नगर। और यह जो है रामदास नगर एक शहर का निर्माण किया था। लेकिन यह रामदास नगर जो है बाद में, यह रामदास नगर जो गुरु रामदास ने स्थापना किए थे, इसी को अमृतसर एवं अमृतसर कहा गया।
यानी यही शहर बाद में क्या कहलाए, अमृतसर। और वहां पे एक सरोवर है, वहां पे इन्होंने एक सरोवर का निर्माण करवाया जिसको गुरुद्वार हरमंदिर साहिब कहा गया, उसी को गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बाद में गुरु 5वें गुरु ने इसमें गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया। तो अमृतसर शहर की जब बात किया जाए तो अमृतसर शहर जो है आपका श्रीनगर में, वह आपका गुरु सिखे के गुरु चौथे गुरु रामदास, जो कि 1570 में अकबर ने इनको क्या दिया था, 500 बीघा जमीन दिए थे, बीच में एक सरोवर का निर्माण किए थे। उसी सरोवर में आपका 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के जो आपके 5वें गुरु से आते हैं उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। नाम बोले क्या नाम था, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने ही वही सरोवर में आपका गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे। तो ये आपको याद रखना है ना, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। गोल्डन टेम्पल का नींव किसने डाला था, तो मियां मीर नामक व्यक्ति ने, है ना। मियां मीर नामक कारीगर जो था उनका नाम था मियां मीर। तो गोल्डन टेम्पल का नींव जो डाला था उससे क्वेश्चन जब पूछ दे तो आपको याद रखना है मियां मीर नामक व्यक्ति ने गोल्डन टेम्पल का नींव डाला था। अब यहाँ पे एक बात देखिए, सवाल क्वेश्चन पूछता है कि गोल्डन टेम्पल पर सोने का परत किसने चढ़ाया था, तो याद रखना सोने का परत चढ़ाया था, सोने का परत महाराजा रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मानसदारी प्रथा, एक प्रथा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रथा का नाम था मानसदारी प्रथा। अब यह सबसे पहले जो मानसदारी प्रथा था, मानसदारी प्रथा जो आपका था, मानसदारी प्रथा, वह सबसे पहले पूरे विश्व की बात किया जाए तो मंगोलिया के शासक चंगेज खान ने चलवाया था। मानसदारी प्रथा मंगोलिया का शासक कौन चलाया था, चंगेज खान। लेकिन भारत में क्वेश्चन पूछे कि मानसदारी प्रथा किसने चलाया था, याद रखना है भारत में मानसदारी प्रथा चलाया था अकबर ने। इन्होंने 1582 ईस्वी में धर्म दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। दीन ए इलाही धर्म, यानी कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। और यह धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू था, शासक हिंदू जो था बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बीरबल का वास्तविक नाम थे महेश दास। क्या नाम था, महेश दास। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुआ, इलाही सिक्के का शुरुआत हुआ, इलाही गज भूमि मापने के लिए इलाही गज का भी शुरुआत हुआ। इलाही संवत, इलाही सिक्के, इलाही गज। एक इलाही गज बराबर 31 इंच होता था। एक इलाही गज बराबर कितना इंच हुआ करता था भाई, 31 इंच होता था। उसके बाद 1583 में प्रयाग, उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, उसका नाम बदलकर अकबर ने इलाहाबाद रख दिया। और आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका फिर से नाम क्या रख दिया है, प्रयागराज। उनके बाद अकबर के काल को स्वर्ण काल कहते हैं, अकबर के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन सबसे पहले प्राचीन काल में सोने काल किस हुआ, गुप्त काल को। मुगलों का प्राकृत भाषा के नाम क्या है, फारसी। इंपॉर्टेंट है कि मुगलों का प्राकृत भाषा फारसी है। महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया था जिसको रचनामा कहा जाता है, और एक किया था अब्दुल कादिर बदरच्छी, अब्दुल कादिर बदरच्छी। अकबर ने चित्रकला का भी संरक्षण दिया। इनके दरबार में 2 चित्रकला रहते थे, चित्रकार दसवंत और बसावन। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम एक बार आ गया था, दसवंत और बसावन। 1583 में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी जो राजधानी ले गया था आगरा से ट्रांसफर करके, उसको वापिस फतेहपुर सीकरी से फिर कहां चला है, आगरा। किसने, अकबर ने। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, बड़ा फेमस है। नाम एक बार ध्यान सुनिएगा, हमेशा आज लिख लीजिएगा। तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल
अबुल फजल, मुल्ला दो ख्वाजा, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फैजी और हकीम हुकाम। ओके। 1598 ईस्वी में सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह। कौन सलीम? तो सलीम जो अकबर का पुत्र था, जो बाद में जहांगीर बना था, किसके साथ मिलकर? तो पुर्तगालियों के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1602 में सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवा दिया। इनके नवरत्न में से एक थे अबुल फजल। यही अबुल फजल बायोग्राफी ऑफ अकबर यानी आईने ए अकबरी या अकबरनामा लिखे थे। तो अकबरनामा किसने लिखे थे? अबुल फजल ने। अकबरनामा अबुल फजल ने 7 वर्षों में 3 पार्ट करके लिखे थे, याद रखिएगा। 1605 में अकबर ने बीमार पड़ा, उसके बाद सलीम ने जाकर माफी मांग लिए और अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गया। तो इसका अगला उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? सलीम यानी कि जहांगीर। तो ये हमारे थे अकबर का पूरे डिटेल्स। तो आपको नवरत्न के एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला का नाम था तान सिंह, फिर आपका है बीरबल, फिर आपका है मान सिंह, टोडरमल, अबुल फजल, मुल्ला दो ख्वाजा, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फैजी, हकीम हुकाम। उसके बाद याद रखना है कि आपका फतेहपुर सिकरी से आगरा 1583 में। उसके बाद इसके दरबार में कौन चित्रकला? दसवंत और बसावन। तो ये आपका आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो ये इतना ही था आप लोग का अकबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे जहांगीर। तो जितना भी वीडियो आप शुरू से अभी तक अंत तक जो देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर। जितना भी एग्जाम पीसीएस का एग्जाम आने वाले सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।